एक्सपर्ट्स को बोलने का मौका ही टीवी पर ख़त्म हो गया है। सारी जगह पर वो लोग आ गए जो वाकपटु हैं, वाचाल हैं, कुछ क्लिक बेट्स वाले जुमले हैं उनके पास और वो उससे ही उनकी गाड़ी चल रही है। एक्सपर्ट्स के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। हमेशा पॉडकास्ट हाईली एडिटेड होता है, कभी भी क्लिक बेट के चक्कर में मत पड़िएगा। हमेशा वो चीज़ जो आपको लगता है परेशान कर सकती है लीगली, आप उसको एडिट आउट करिए, क्योंकि आपका बहुत बड़ा जो आप काम कर रहे हैं वो छोटी सी चीज़ की नज़र हो जाएगा, वो उस पर कुर्बान करना पड़ेगा आपको। इट इज़ नॉट वर्थ इट। पॉडकास्ट की शेल्फ लाइफ 1 महीना नहीं होती है। आप जिसको भी बिठा रहे हैं वो ज़िंदगी भर आपका पॉडकास्ट कहीं ना कहीं किसी वजह से वो शेयर करेगा। कभी उसको साबित करना पड़ेगा अपने बारे में कुछ कि देखिए मेरी विचारधारा तो ये है और ये बात मैं बोल चुका हूँ, तो वो रिविजिट करेगा उसको। तो पॉडकास्ट की शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है, इसलिए क्वालिटी का काम करना है। कोई छोटापन नहीं करना है, कोई क्लिक बेट नहीं करनी है, कुछ इस तरह का नहीं करना है जो बाद में हमें भी शर्मिंदगी हो। बात में दम होना चाहिए, बात में सब्सटेंस होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए, बात मुकम्मल होनी चाहिए। कोई भी इंसान 2 घंटे का 3 घंटे का पॉडकास्ट एक बार में नहीं देखता। और आपको पता है बहुत से ऐसे पॉडकास्ट हैं जो 3-3 4-4 दिन लगातार रिकॉर्ड किए गए और 8 घंटे का पॉडकास्ट और 4 घंटे का पॉडकास्ट लोग देखते हैं और वो नंबर 1 रहते हैं। लोग बहुत मीटर देखते रहते हैं, अरे 1 घंटे का हो गया, कौन देखेगा 1 घंटे का कंटेंट। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि वो आप मेले के लड्डू नहीं बना रहे, वो गरम गरम नहीं खाए जाएंगे, वो आराम से रख के खाए जाएंगे। जो भी आप सेटअप बनाएं उसमें बैकग्राउंड बहुत नॉइजी नहीं होना चाहिए। जो लोग टेक्निकल हैं वो जानते हैं कि नॉइजी बैकग्राउंड क्या होता है। कीप इट कूल एंड काम। लोग जो भी आते कि इतनी करवा चौथ इतने कलर्स लगा दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं कि ऐसा लगता है कि राइट्स ऑफ कलर है, तो उससे बचिए। जो सीरियस बातचीत है उसके साथ ही आपका बैकग्राउंड जो है वो जाता हो। अपने लिए कोई भी एक कलर पसंद कर सकते हैं जिसको आप अपनी पहचान बनाएं, वो कर लीजिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो शुरुआत आप बेहतरीन ऑडियो विजुअल से करिए, ऑडियो से करिए। विजुअल पर भी आइए, विजुअल भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन विजुअल अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं, आजकल मोबाइल के कैमरे बड़े अच्छे होते हैं, उनसे कर रहे हैं वो भी ठीक है। उसमें लाइट का ध्यान रखना है, विजुअल में लाइट का बहुत ध्यान रखना है, लाइट ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर बात आपकी जो गहराई है, जो उसमें मंशा है, जो उसका मूड है, उस मूड के साथ बात पहुंचती है तो वो सुनी जाएगी। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बहुजन यूट्यूबर्स मीट में। और मुझे उम्मीद है खाना ठीक होगा। कैसा लगा खाना? चाय पकौड़ा मिलेगा इस बात पे आपको। तो जी, अभी हमारे 2 सेशन हैं। शिवा जी के साथ पॉडकास्टिंग पे है, शाम मीरा सिंह जो है यूट्यूब एल्गोरिदम पे और एसईओ, टैग वर्ड्स, टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं यूट्यूब की, उस पर वो क्लास करेंगे। तो थोड़ा सा सेशन हमारा लेट हो गया है, बट रैप अप करते हैं। और जो साथी हैं वो अपनी अपनी सीट पे जो है कंफर्टेबल हो जाएं। कुछ लोग बाहर हैं, मुझे लगता है वो बीच में ज्वाइन कर लेंगे। तो शिवा असलम फहमी हैं जो अभी आपके साथ में पॉडकास्टिंग के ऊपर क्लास करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं आजकल वीडियो पॉडकास्ट काफ़ी पसंद किया जा रहा है और लोग वीडियो पॉडकास्ट पर अभी शिफ्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने भी बीच में एक शो शुरू किया है अभी न्यूज़वीक पे, पॉडकास्ट, जिसमें हम लोगों ने जाति से जुड़े हुए मसलों पर बात करने के लिए कुछ एक नया कोशिश की है कि हम उसमें एक नए अंदाज में, क्योंकि वीडियो पॉडकास्ट को लोग पसंद कर रहे हैं, तो जो ट्रेंड्स होता है, जो जिस तरह के वीडियोस पसंद किए जा रहे होते हैं, वैसा ही आपको एक्सपेरिमेंट अपने कंटेंट के साथ करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे हो सकता है कि आपको आपकी ऑडियंस नई मिल जाए और आपका चैनल हो सकता है और ज़्यादा ग्रो कर जाए। तो मैं शिवा असलम फहमी जी को इंट्रोड्यूस करता हूँ। शिवा असलम फहमी जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखिका हैं और स्कॉलर हैं। शिवा जी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी स्कॉलर हैं और जेएनयू से ही उन्होंने एमए की डिग्री भी हासिल की है। शिवा जी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए भी लगातार बोलती रहती हैं, लिखती रहती हैं। हंस पत्रिका में जेंडर जिहाद नाम से उनका मंथली कॉलम भी आता है जो काफ़ी पॉपुलर है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी शिवा जी ने लंबा वक्त बिताया है। मासिक पत्रिका हेडलाइन प्लस का उन्होंने संपादन किया
और वो एक न्यूज़पेपर और मैगज़ीन की भी मैनेजिंग एडिटर रह चुकी हैं। फिलहाल शिवाजी किंतु परंतु विद शीबा असलम फहमी नाम से एक पॉपुलर पॉडकास्ट शो को होस्ट करती हैं जो कि यूट्यूब पर आता है। और क्योंकि पॉडकास्ट आज एक उभरता हुआ क्षेत्र है, तो क्योंकि शिवाजी ने अपने चैनल के ज़रिए नए एक एक्सपेरिमेंट को उन्होंने करने की कोशिश की, और किंतु परंतु जो पॉडकास्ट है वो बेहद गंभीर तरीके की बातचीत करता है, लंबी बातचीत होती है। मैंने और शिवाजी ने भी एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जिसके शॉर्ट्स वीडियो और इंस्टाग्राम पे बड़े अच्छे चले हैं, बड़े अच्छी उनकी रीच हुई है। तो मैं चाहता था शिवाजी से, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो हमें पॉडकास्ट से जुड़े हुई कुछ जो एडिटोरियल समझ है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, शिवाजी के ही जो बेटे हैं उमैर, वो थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे और वो हमें टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताएंगे। शिवाजी एडिटोरियल कॉन्सेप्ट को समझाएंगे और पॉडकास्ट को करने के लिए किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, क्या कुछ चीज़ें चाहिए, उस पर उमैर हमारे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और वो आपको उस पर एक डिटेल बताएंगे, ताकि आपको अगर अपना पॉडकास्ट सेटअप लगाना हो, कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो शिवाजी आज हमें हाउ डू आई गेट स्टार्टेड विद पॉडकास्टिंग विषय पर मेंटर करेंगी। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो मंच पर आएँ और हमारे प्रतिभागियों के साथ जो हैं अपने अनुभव साझा करें कि एक पॉडकास्टर के तौर पे उन्होंने किन अनुभवों को अनुभव किया है और क्या कुछ नया उन्होंने यूट्यूब की दुनिया में सीखा है, एक डिजिटल मीडिया के तौर पे अपने आप को स्थापित करना और उससे आने वाले चैलेंजेस से उबरना और फिर उन चीज़ों से बेहतर कुछ काम करना। मुझे लगता है कि उनका अनुभव हम सब के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो ओवर टू यू शिवाजी, प्लीज़ बी ऑन स्टेज। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाएं शिवाजी के लिए। बहुत शुक्रिया सुमित। हेलो एवरीवन। आप सब लोगों के बीच में आना जैसे अपने परिवार के बीच में आना, क्योंकि ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ या जो मुझे देख रहे होते हैं, और हम सब एक दूसरे को एम्पावर कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्रूव करें और कहीं कोई गैप रह गया तो उसको फिल करें। आज भी ये जो कोशिश है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम सुमित ने शुरू किया हुआ है। पिछले साल भी मैं गौर कर रही थी कि बहुत वैल्यू एडिशन किया इसने सबकी समझ में, और आज हम लोग दोबारा यहाँ पर 2 दिन के लिए यहाँ मौजूद हैं एक दूसरे की समझ बढ़ाने के लिए। बुनियादी तौर पे जो हमारा पूरा ये सोशल मीडिया का जो एफ़र्ट है, वो सारा का सारा लर्निंग का जो प्रोसेस है वो वाइल ऑन जॉब ही है। मैं बहुत सालों से टेलीविज़न पर जा रही हूँ, 1999 से टेलीविज़न पर जा रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जब अगर मुझे खुद करना पड़ेगा तो क्या। तो उससे पहले तक, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले तक बस इतना ही था कि ये देखना था कि मेरे बाल ठीक है, मेरा चेहरे पे पसीना नहीं है, और थोड़ा कपड़े प्रेजेंटेबल होने चाहिए, घरेलू हों या जैसे भी हों वो सब। और ये सब देख करके पूरा फोकस इस बात पर होता था कि भाई हम जो बात कर रहे हैं उसमें कंटेंट में फैक्ट्स हो, रैशनैलिटी हो और प्रोग्रेसिव थॉट्स हम आगे बढ़ाएं। सिर्फ इतनी सी चीज़ हम देखा करते थे, तो वो बड़ा आसान होता था, क्योंकि आप JNU से पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में MA MPhil PhD कर रहे हैं, तो फिर आपको डूज एंड डोंट्स पता होते हैं, पॉलिटिकल करेक्टनेस होती है, वो सब पता था। लेकिन जब यहाँ पर आए और इसको शुरू किया, ये हुआ ये कि चुनाव से पहले तक जब ये राम मंदिर का मामला शुरू हुआ उद्घाटन का, और उसमें हमने देखा कि क्योंकि कोई शंकराचार्य साहब अगर विरोध कर रहे हैं उस पद्धति का, तो सिर्फ इतनी सी बात पर, जिसको हम लिबरल मीडिया कहते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि जो नॉन गोदी मीडिया है, वो उनको लैपअप करने लगा और ऐसा लगा कि यही सबसे बड़े क्रांतिकारी हैं। और शंकराचार्य, जो भी शंकराचार्य हैं, उन सब का जो सोशल जस्टिस के ऊपर नज़रिया है, जो जाति पर उनका नज़रिया है, वो सारा कुछ पीछे चला गया। महिलाओं का जो सवाल था उस पर अभी तक वो क्या कह रहे थे, वो पीछे चला गया। तो ये देख करके एक अंदर से ये एहसास हुआ कि हम गलत लोगों के साथ थे क्या। अगर सिर्फ इस बात पर कि कोई शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि अभी मंदिर पूर्ण नहीं हुआ, उसका निर्माण कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इस बात पर इतनी खुशी की लहर है उन लोगों के बीच में जिनको हम समझ रहे थे कि वो गोदी मीडिया नहीं है। तो एक बहुत बड़ा मेरे लिए मोह भंग हुआ कि भाई ये क्या था, हम किन लोगों के साथ थे, क्या ये सच में हमारे साथी हो सकते थे। तो इस एहसास के साथ मैंने पहले तो टेलीविज़न पे बिल्कुल जाना बंद किया नवंबर दिसंबर में जब ये चल रहा था। फिर उसके बाद लगा कि कुछ तो हमें करना है। इतना मन में हर समय कंटेंट पैदा हो रहा था और उसका आउटलेट नहीं था कोई। तो गौर किया कि क्या हो सकता है, क्योंकि एक समझ ये भी है कि ये उस टैलेंट की दुनिया बन गई है
न्यूज़ की दुनिया है जिसमें हर समय आप पंच लाइंस दे रहे हैं, हर समय आप कुछ ऐसी बात कह रहे हैं कि सामने वाला चौंक रहा है या अशश कर रहा है, और वही चीज़ें आगे बढ़ के गाली गलौज तक पहुंची हैं, हाथ के ख़राब जेस्चर्स तक पहुंची और हाथ उठाने तक पहुंची हैं। तो ये सब चीज़ों का एहसास तो बहुत था, क्योंकि आते तो हम लीगेसी जर्नलिज्म से, उसी से आते थे जहाँ अखबार और मैगजीन्स में लिखना, पढ़ना, मैगज़ीन निकालना, तो ये सब था। तो ये सोचते हुए कि अब किस तरह आगे बात की जाए, ये सोचा गया कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप उस जगह और ज़्यादा कॉम्पीट नहीं कर सकते जहाँ मुंह और ज़बान चलने के साथ साथ हाथ पैर चलने लगे हों और फिर लीगल कार्रवाइयाँ भी हो रही हों। तो ये ख्याल आया कि समझदारी वाली बातचीत के लिए भी दुनिया में अभी जगह बाकी है, हम समझदारी पैदा करने वाली बातचीत करेंगे। तो पॉडकास्ट का जो मॉडल है बुनियादी तौर पे वो इसी का मॉडल है, विषय कोई भी हो लेकिन उसमें गहरी बातचीत हो, जो एक्सपर्ट है वो अपना कॉन्टेक्स्ट भी बताए, जो उसका जहाँ से वो आता है, वो क्यों इस क्षेत्र में गया, वो कॉन्टेक्स्ट भी बताए, और साथ ही साथ वो ये भी कि अब जो हो रहा है तो वो एक्सपर्ट की नज़र से हम देखें, क्योंकि हो ये रहा था कि एक्सपर्ट कोई नहीं आ पा रहे थे, एक्सपर्ट्स को बोलने का मौका ही टीवी पर ख़त्म हो गया है। सारी जगह पर वो लोग आ गए जो वाकपटु हैं, वाचाल हैं, तो वो कुछ क्लिक बेट्स वाले जुमले हैं उनके पास और वो उससे ही उनकी गाड़ी चल रही है। एक्सपर्ट्स के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। जिन लोगों ने किसी भी विषय पर, मान लीजिए अगर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर या सामाजिक न्याय के मुद्दे पर किसी की एक्सपर्टीज़ है तो हम नहीं देख रहे थे। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे टीचर्स थे, गोपाल गुरु जैसे टीचर्स थे और वेलेरियन रॉड्रिग्स जैसे टीचर्स थे, और भी बहुत से, थोराट साहब हैं, ये सारे लोग गायब थे, कहीं दिख ही नहीं रहे थे। उसी तरह से महिलाओं के मुद्दे पर जो वोक फेमिनिज्म था और जो इस पर मतलब कपड़ों के ऊपर सारा फेमिनिज्म आकर के बैठ गया था कि हाँ नहीं ये कपड़े, छोटे कपड़े पहनने दीजिए या ऐसे कपड़े पहनने दीजिए, और वो इस पर बात नहीं कर रहा था कि जिनके पास अभी कपड़ा पहुंचा ही नहीं और चॉइस ही नहीं पहुंची है किसी तरह की, वो उन महिलाओं का क्या। या जो वेजेस की भी बात हो रही थी उसमें भी उस तबके की महिलाओं की बात नहीं हो रही थी। तो ये लग रहा था कि बहुत वाकपटु और अपर मिडिल क्लास के हाथों में डिस्कोर्स चला गया है, तो वापस उसको एक्सपर्ट ओरिएंटेड और सोशल जस्टिस ओरिएंटेड कैसे किया जाए। तो ये इस नज़रिए से हम लोगों ने ये सोचा कि जब मैं कहती हूँ तो उसमें मैं और मेरा बेटा है, तो हम दोनों ने मिल के किया। टेक्नोलॉजी वो थोड़ा समझता था और उसने फिर यूट्यूब से सीखा, वो थोड़ी सी समझता था लेकिन पूरा फिर सब कुछ उसने YouTube से ही सीखा है। तो ये बात इसलिए मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि YouTube में अंग्रेज़ी में, हिंदी में, दोनों में ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। आप जिस भी उसको इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं उसके लिए ट्यूटोरियल वहाँ पर मौजूद है, आप आराम से जाएँ और आराम से सीख सकते हैं। तो वहाँ से हमने ये यात्रा शुरू की और हम बहुत कॉन्शियस थे कि हम उन सभी विषयों को उठाएंगे जो अब उस जर्नलिज्म में जहाँ चीख पुकार है उस जर्नलिज्म में छुप गए हैं, दब गए हैं, और समझदारी की बात, समझ पैदा करने की बात नहीं हो पाती है। तो अगर आप मेरे पॉडकास्ट का नाम है किंतु परंतु विद शीबा असलम फहमी, अगर आप कभी चेक करेंगे तो जो उसकी आइटन अरे है आप देखेंगे उसमें वो सारे, एक तो सामाजिक न्याय के जो मुद्दे हैं और सामाजिक न्याय पर काम करने वाले लोग हैं, वो लगातार मेरे यहाँ हीरो, वो उन पर हम लगातार काम कर रहे हैं। उनकी बात, वो किस बैकग्राउंड से आए, उनकी जर्नी क्या है, कैसे उन्होंने जिसको हम सादा नॉर्मल संस्थान कहते हैं जर्नलिज्म के, उन संस्थानों में उनके ऊपर क्या गुजरी, उन्होंने क्या झेला। और उसमें सुमित जी की भी आप जर्नी सुनेंगे, बहुत दिलचस्प है और बहुत बुलंद आवाज़ और बहुत हिम्मत के साथ उन्होंने वो बातें कही। हिम्मत तो छोटा लफ्ज़ है, वो बहुत शानदार व्यक्तित्व है, वो किसी से डरते वरते तो है नहीं अपनी बात कहने में, तो उन्होंने वो बातें कही। तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्या ना कहा जाए, या जो कहा जा रहा है वो कैसे कहा जाए, कि आप किसी तरह की जद में ना आ जाएं, कानूनी जद में या गुंडागर्दी की जद में, या कुछ नहीं पता। कि मुझे तो ये भी डर रहता है क्योंकि मैंने अपने समाज में जो मौलानाओं का पितृसत्तात्मक पूरा दौर है उस पर बहुत ज़्यादा लिखा। तो मेरे घर पे तो मौलानाओं ने हमला करवाया, तो 3 बार हमले वहाँ पर हुए। और फिर उसके बाद 2013 में ये लिखने के ऊपर, जब दिल्ली रेप कांड हुआ है, तो उस पर मैंने प्रिंस निमोलर की जो एक मशहूर कविता है, व्हेन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट आई डिडंट स्पीक
because I was not a trade unionist. When they came for the Jews, I didn't speak. When they came for this, that. तो उसका मैंने एक पैरोडी बना करके किया था कि when they raped Dalit women, nobody stood up. When they raped Northeast women, when they raped Kashmiri women, when they raped Muslim women, when they raped, इस तरह से आइडेंटिटीज़ को करके फिर मैंने लिखा था कि when they raped मेडिको ज्योति पांडे सिंह, तो एवरीबडी वॉज अप इन आर्म्स. तो उसको लेकर के दूसरा एक था, मैंने हंस पत्रिका में एक लेख लिखा था उस समय कि जो अन्ना हज़ारे का जो मूवमेंट है वो आरएसएस पोषित मूवमेंट है, आरएसएस का उसमें पार्टिसिपेशन है उस वो. और तीसरा एक मैंने लिस्ट बनाई थी कि महिलाओं को दोयम दर्जे का बनाने वाली जो हमारी परंपराएं हैं वो सभी धर्मों में और समुदायों में जो है, उसकी एक लिस्ट बनाई थी कि यहाँ से महिला दोयम दर्जे की बनाई जाती है. उसमें करवा चौथ, छठ, 3 तलाक, बहुपत्नी, जो मुस्लिम समाज की थी, जो दलित समाज की थी, जो और हिंदू समाज की अपर कास्ट की थी, वो सब मैंने लिस्ट आउट की थी. तो इनके लिए मेरे ऊपर नॉन बेलेबल धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ. वो जो आज सारे मुकदमे और लोगों के ऊपर चल रहे हैं, आपने देखे जो कन्हैया के ऊपर चला, जो और दीगर लोगों के ऊपर हुए, वो सारे मुकदमे मेरे, अगर आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे FIR अगेंस्ट शीबा इस्लाम फहमी तो मिलेगा आपको. तो वो 2013 में के एंड में हुआ. तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि ये मुकदमे भी झेले और फिज़िकल हमले भी झेले. तो आप ये समझ सकते हैं, मेरे घर वाले कहते थे तुम करते क्या हो, ये हो क्या रहा है, तो ऐसा क्या होता है, मुसलमान भी नाराज़ हैं, हिंदू भी नाराज़ हैं, सभी नाराज़ हैं तुमसे, तो कर क्या रही हो. तो उस वजह से मेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग अंदर ये हो गई है. मैं इसी नज़र से देखती हूँ कि मौलाना हजरत कैसे पकड़ेंगे इस बात को, अगर मैं महिलाओं के हुकूक की बात कर रही हूँ मुसलमानों में, और फिर ये देखती हूँ कि दूसरे लोग कैसे पकड़ेंगे, और फिर ये देखती हूँ कि अगर मेरे ऊपर हमला इनके ज़रिए करा दिया गया, ये भी हो जाएगा. अरे तो मुसलमानों ने ही उसको मुस्लिम धर्म के ख़िलाफ़ कुछ लिखा था तो मुसलमानों ने ही निपटा दिया. तो मेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये बन गई कि हर समय सतर्क रहना है. कोई नया कानून आए तो उसको, तो ये एक अच्छी आदत है. ठीक है, थोड़ा पेनफुल है, आप हर समय अपने गार्ड्स ऑन रखते हैं, मगर गार्ड्स ऑन रखने चाहिए. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस दौर में जब आपके लिए कानून ही इस तरह आपके लिए टेलर मेड किए जा रहे हैं, कस्टमाइज़ किए जा रहे हैं कि आपके मुंह से निकला और उनके पास तो कमी नहीं, उनको तो ऐसे कहीं से वैसे हुआ. अभी मैं आपको बताऊं, नॉर्थ ईस्ट में कहीं से मेरे ऊपर एक मुकदमा हुआ. एक हमारा कैफ़े लाउंज था, वहाँ पर संजय राजौरा जो हैं वो उन्होंने अपना एक स्टैंड अप पेश किया, कॉमेडी सेट, और उसमें रवीश बैठे हैं, संजय बैठे हैं, 1-2 लोग और बैठे. उसमें टिकर चलाया गया कि सीनियर पत्रकार शीबा इस्लाम फहमी के कैफ़े पर, तो हम तीनों के ऊपर FIR हुई. ठीक है, अब आप ये देखिए, रवीश के ऊपर इसलिए FIR हुई कि वो मुस्कुराए जब हिंदू भगवानों के, उन्होंने सर्जरी के ऊपर था कि भैया अगर इतनी ही आपको अच्छी सर्जरी आती थी तो हाथी का सर क्यों लगाया, ये वाली बात थी. तो वो एक सटायर था. तो रवीश का कोई रोल नहीं था बेचारों का, वो सिर्फ बैठे हुए थे. उनके ऊपर भी मुकदमा हुआ, मेरे ऊपर हुआ क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट मेरा था. संजय वॉज द एक्ट, हु वॉज डूइंग द एक्ट. तो ये अभी हुआ, अभी कुछ साल पहले हुआ, कोविड के दौरान हुआ. तो मैं इसलिए बात बता रही हूँ कि हमने झेला है, ठीक से झेला है मुकदमेबाजी. तो और ये सारे मुकदमे हमने लड़े हैं, और मुकदमे लड़के हाई कोर्ट तक जा करके जीत करके आए हैं. ठीक है, ये थैंक यू. ये सतर्कता इसलिए ज़रूरी है कि जब मेरे ऊपर FIR हुई तब तो पूरी दुनिया मेरे साथ खड़ी थी और सारे लोग मेरे साथ खड़े थे, लेकिन तारीख़ों पे तो मैं अकेली जाती थी, किसी को नहीं पता होता था. मेरे हस्बैंड ने भी कह दिया कि ये इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास इस तरह के मुकदमे लड़ने के. तो लकीली मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रो बोनो सपोर्ट किया और मेरे लिए वकील खड़े किए, और मैं बहुत क्रिटिकल रही हूँ उनको लेकर के, लेकिन कपिल सिब्बल साहब गए लड़ने के लिए. तो आप ये सोचिए कि 2016 में फ़ैसला आया और ये लोग, दुनिया ने ही मदद की, तब ये हुआ. कहने का मतलब ये है कि सतर्कता बड़ी अच्छी चीज़ है. अपने गेस्ट को भी कहिए और आप खुद भी रहिए. खैर, सतर्कता एक चीज़ है, लेकिन फिर भी अपनी बात तो कहनी है. तो अपनी बात कहनी है संविधान के तरीके से, अपनी बात कहनी है डॉक्टर अंबेडकर के तरीके से, और सरदार पटेल के तरीके से, जो उन लोगों ने हमें आदर्श दे दिए हैं, ऑलरेडी दे दिए हैं. ऐसा नहीं है कि हमें री इन्वेंट करना है या न्यू, ऑलरेडी है. थोड़ी सी मेहनत लगती है.
तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे कि इन इश्यूज़ पर उनकी क्या राय थी। आपको आजकल तो गूगल का ज़माना है, हम लोगों को कोई चिंता ही नहीं होती है, फ़ौरन मिल जाता है। तो ये एक चीज़ है जिससे बचना है। दूसरी बात ये कि हमेशा पॉडकास्ट हाईली एडिटेड होता है, कभी भी क्लिक बेट के चक्कर में मत पड़िएगा। हमेशा वो चीज़ जो आपको लगता है परेशान कर सकती है लीगली, आप उसको एडिट आउट करिए, ठीक है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा जो आप काम कर रहे हैं वो छोटी सी चीज़ की नज़र हो जाएगा, वो उस पर कुर्बान करना पड़ेगा आपको। इट इज़ नॉट वर्थ इट। जो बातें गुस्से में कही जाती हैं उसी को अगर आप विस्तार से कहें तो वो सारी की सारी कहने लायक बन जाती हैं। तो और इसीलिए पॉडकास्ट का मॉडल जो है वो बहुत आराम से बैठ के सहूलत से बात करने का है, तो वो है। और ये इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो बात आप समझा नहीं सकते टीवी चैनल पे बैठ करके, तुर्की बतुर्की जो चलता है एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने का, उसमें आप जो बात समझा नहीं सकते उसका पूरा मौका होता है। तो आप जहाँ जो भी करंट टॉपिक है जिसमें वो लोग जो सच कह रहे हैं, जो तथ्य कह रहे हैं और जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आप नज़र रखिए। अगर उनको किसी बड़े चैनल पे मौका नहीं मिला, उन्हें तुरंत बुलाइए और तुरंत उस विषय पर पूरी विस्तार से उनकी बातचीत लाइए, जिससे कि उनका पक्ष सामने आए और उस समाज का पक्ष सामने आए जिस समाज की वो बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस तरह सीखी कि हमले हुए, लीगल और अदरवाइज़ हुए, लेकिन यही अब नया नॉर्मल है कि हम लोगों को ज़्यादा सतर्क रहना है। सुधीर चौधरी कुछ भी कह के निकल जाएगा, आप जानते हैं उसके पास अगर कोई, आपको पता याद है ना अभी जो वो लगाए गए जुर्माने लगाए गए, वो मतलब कितनी क्या राशियाँ थी उसमें, 50,000 का। तो इतने बड़े बड़े चैनल से ये लोग आते हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क हम ही लोगों को पड़ता है। तो एक तो बात ये, दूसरी बात ये है कि अब इस पर बात करें कि जो पॉडकास्ट है, बाकी सारे मॉडल्स अलग हैं, लेकिन पॉडकास्ट की खासियत अभी आपने देखा अमेरिका का जो रिज़ल्ट आया है, पॉडकास्ट से सिर्फ 10 दिन पहले जो रोगन का पॉडकास्ट हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उसमें आप अगर जो रोगन विद ट्रंप को अगर आप चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा उसमें कितने मिलियंस लोगों ने और कैसे स्विंग हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था। उसके अपने जो सपोर्टर्स भी थे वो भी हुड़दंगी वाले अंदाज में उसके बारे में बात कर रहे थे। आप देखिए वो शायद 29 पॉइंट्स या 30 मिनट्स में वो जो बात कह रहा है कमला हैरिस के बारे में, जिस तरह से उसने पूरी तरह अपने ओपोनेंट को शटर किया है, आप जाइए उसको देखिए। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट ही कर सकता था, ठीक है। तो पॉडकास्ट की ताकत ये है कि जब आप अच्छा काम करके जब आप आगे बढ़ गए हैं, कहीं पहुंच गए हैं, तो फिर आप एकदम स्विंग करा सकते हैं चीज़ों को, पब्लिक ओपिनियन को स्विंग कर सकते हैं। पूरे अमेरिका में फॉक्स न्यूज़ को छोड़ करके कोई भी चैनल और अखबार ट्रंप के साथ सिंपैथेटिक नहीं था, हम सब जानते हैं क्या हो रहा था, ठीक है। लेकिन सिर्फ एलॉन मस्क था उसके साथ, सिर्फ ट्विटर था उसके साथ, और ट्विटर से नरेशन उसने शुरू करवाया। ये आज हम अब हाइंडसाइट पे हम सोच सकते हैं कि इतना बड़ा सौदा ट्विटर में ख़रीद के एलन मस्क को क्या मिलना था, है ना। वो तो चुनाव नहीं लड़ रहा था, उसका तो कोई भी उसको पब्लिक ओपिनियन अपने लिए बनानी नहीं थी। फिर उसने इतने बिलियंस क्यों खर्च किए थे ट्विटर ख़रीदने पर। तो अब पता चलता है जब सारा रेगुलर मीडिया कमला हैरिस के साथ खड़ा था, कुछ भी नहीं लग रहा था। मतलब वो लोग जो उनका शॉर्ट सर्किट इसीलिए हो गया रिजल्ट देख करके कि हुआ क्या, इतना बड़ा तो सपोर्ट था मीडिया में, इतने आर्टिकल्स, इतनी चीज़ें। और एक जो रोगन, उसका पॉडकास्ट आप ज़रूर विज़िट करिएगा, आपको पता चलेगा कि जिस तरह से वो शटर कर रहा है। एट टाइम स्टैम्प है 30 के बाद, आप देखिए ही कम्प्लीटली शटर्स हर। और उसके अलावा जो नैरेटिव गढ़ा गया ट्विटर के ज़रिए, और आज एलॉन मस्क जो है उसकी क्या स्थिति है, जो चाहे वो करवा सकता है कोई। और उसके साथ साथ पूरी जुडिशरी अफेक्टेड है वहाँ की। अभी तक जो जुडिशरी जो ट्रंप के पहले दौर के अपॉइंटेड जजेस थे वो अभी तक हैं वहाँ पर, और वो अभी तक अफेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए उसके खिलाफ इतने क्रिमिनल केसेस होने के बावजूद कुछ हुआ नहीं ना, फेलोनी के केसेस, क्रिमिनल केसेस। आप बताइए, एक इंसान वेश्याओं का इस्तेमाल करता है और हेज फंड से उनको पैसा देता है, और ये सारी चीज़ें सामने आ गई, और उसके बारे में पब्लिक ओपिनियन बनी नहीं। पॉपुलर वोट उसको 8 करोड़ में पॉपुलर वोट उसको मेजॉरिटी में मिला है।
तो इतना बड़ा फ़र्क आया कहाँ से? हमारे लिए तो हम जितना फॉलो कर रहे थे जर्नलिस्ट के तौर पे, हमारे लिए तो नहीं दिख रहा था कि कमला हैरिस इतनी बुरी तरह हारने वाली हैं। तो जो नैरेटिव बिल्ड करता है, और नैरेटिव बिल्ड सिर्फ क्लिक बेट से नहीं होता है, नैरेटिव बिल्ड सिर्फ चाव चाव करने से नहीं होता है। टीवी स्टूडियो में नैरेटिव बिल्ड होता है जब आप गहरा पॉडकास्ट बनाएंगे, आप अपने एक्सपर्ट्स को, अपने नेताओं को, अपने समाज के लीडर्स को, जो लोग बात कर रहे हैं उस पर बात करेंगे, तब होगा। और ये वो मेहनत है जो फ़ौरन नहीं दिखती है, लेकिन पॉडकास्ट की शेल्फ लाइफ 1 हफ्ता नहीं होती है, पॉडकास्ट की शेल्फ लाइफ 1 महीना नहीं होती है। आप जिसको भी बिठा रहे हैं वो ज़िंदगी भर आपका पॉडकास्ट कहीं ना कहीं किसी वजह से वो शेयर करेगा। कभी उसको साबित करना पड़ेगा अपने बारे में कुछ कि देखिए मेरी विचारधारा तो ये है और ये बात मैं बोल चुका हूँ, तो वो रिविजिट करेगा उसको। तो पॉडकास्ट की शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है, इसलिए क्वालिटी का काम करना है, कोई छोटापन नहीं करना है, कोई क्लिक बेट नहीं करनी है, कुछ इस तरह का नहीं करना है जो बाद में हमें भी शर्मिंदगी हो। क्योंकि आज हम जहाँ खड़े अगर काम करते रहे, कुछ नहीं भी हुआ, काम करते करते भी सब बड़े ही हो जाएंगे, सबको पता है ना, सब बड़े हो जाएंगे। तो जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम शर्मिंदा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। थोड़ा सा टेक्निकल मैं बात कर रही हूँ, मैं उम्मीद कर रही थी कि उमैर आ जाएंगे, और अगर वो नहीं आते, जब भी आएंगे तो हम उनको बुला लेंगे। तो टेक्निकल बात ये 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि लेंथ का कि कितना लंबा हो रहा है इसकी चिंता मत करिए। बात में दम होना चाहिए, बात में सब्सटेंस होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए, बात मुकम्मल होनी चाहिए। कोई भी इंसान 2 घंटे का 3 घंटे का पॉडकास्ट एक बार में नहीं देखता है। और आपको पता है बहुत से ऐसे पॉडकास्ट हैं जो 3-3 4-4 दिन लगातार रिकॉर्ड किए गए, और 8 घंटे का पॉडकास्ट और 4 घंटे का पॉडकास्ट लोग देखते हैं और वो नंबर 1 रहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि इसकी कोई अहमियत नहीं, ये टेक्निकल बात है। मैं कहना चाहती थी लोगों को, लोग बहुत मीटर देखते रहते हैं, अरे 1 घंटे का हो गया, कौन देखेगा 1 घंटे का कंटेंट, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि वो आप मेले के लड्डू नहीं बना रहे हैं, वो गरम गरम नहीं खाए जाएंगे, वो आराम से रख के खाए जाएंगे, ठीक है। तो पॉडकास्ट की ये खासियत है, आप आराम से बात कीजिए और लंबी बात कीजिए। बस इतना रखिए कि जो शुरुआत है, शुरुआत में ही आप ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, उससे बोरियत होती है और वो बहरहाल पता ही चल जाएगा ना। तो आप सीधे जो सबसे क्रक्स वाली बात है, जो सबसे मुख्य मुद्दा है जिसकी वजह से आप अपने एक्सपर्ट को लाए हैं, हो सकता है उसकी शख्सियत हो सकता है कोई समाज में मुद्दा चल रहा हो सकता है कोई घटना घट गई हो, तो सीधे उस पर आ जाइए। तो उससे क्या होगा कि जो आपका टारगेट ऑडियंस है वो आपसे डायरेक्टली जुड़ेगा। ये सबके लिए कॉमन है, आप सब लोग जानते हैं ये। हम लोग कोई भूमिका नहीं बांधते हैं इस पर। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये, जब आप एडिट कर रहे हों, अपने सारे जो कुछ भी लिखत पढ़त में नीचे जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में जा रहा है, जो स्क्रीन पर जा रहा है, जो थंबनेल में जा रहा है, सब जगह जो भी लिखत पढ़त में जा रहा है, ये हमने बहुत पेनफुली सीखा। एक शब्द की, एक नाम की भी अगर स्पेलिंग की गलती होती है और आपने उसको डालने के बाद 2 घंटे में 3 घंटे में, क्योंकि जिसका पॉडकास्ट है वो कहेगा ना मेरे नाम में डबल ई है, आई नहीं है, तो मैं कहूँगी शीबा में डबल ई आता है, प्लीज़ इसको SHIBA मत लिखिए। अगर आपने उसको करेक्ट किया तो चौपट हो जाएगा, आपकी एल्गोरिदम बिगड़ जाएगी। तो अपने काम को टेक्स्ट वाइज फुल प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है। तीसरी बात ये है, जो भी आप सेटअप बनाएं उसमें बैकग्राउंड बहुत नॉइजी नहीं होना चाहिए। जो लोग टेक्निकल हैं वो जानते हैं नॉइजी बैकग्राउंड क्या होता है। कीप इट कूल एंड काम। लोग जो भी आए, देखिए इतनी करवा चौथ है, इतने कलर्स लगा दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं कि ऐसा लगता है कि राइट्स ऑफ कलर है। तो उससे बचिए। जो सीरियस बातचीत है उसके साथ ही आपका बैकग्राउंड जो है वो जाता हो। अपने लिए कोई भी एक कलर पसंद कर सकते हैं जिसको आप अपनी पहचान बनाएं, वो कर लीजिए। और चौथी बात ये है कि जो ऑडियो विजुअल का है, हालांकि वो उमैर बताएंगे आकर के, लेकिन बहुत ध्यान रखिए वीडियो थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, ऑडियो कम नहीं होना चाहिए। बैकअप रखिए। ये टेक्निकल है। हम बहुत कीमती बातचीत लूज़ करेंगे अगर हमारा ऑडियो विजुअल में गड़बड़ हुई। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो शुरुआत आप बेहतरीन ऑडियो विजुअल से करिए, ऑडियो से करिए। विजुअल पर भी आइए, विजुअल भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन विजुअल अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं, आजकल मोबाइल के कैमरे बड़े अच्छे होते हैं, उनसे कर रहे हैं वो भी ठीक है। उसमें लाइट का ध्यान रखना, विजुअल में लाइट का बहुत ध्यान रखना, लाइट ख़राब नहीं होनी चाहिए बस। लेकिन ऑडियो अच्छा होना चाहिए। अगर बात आपकी जो गहराई है, जो उसमें
वो है मंशा है, जो उसका मूड है, उस मूड के साथ बात पहुंचती है तो वो सुनी जाएगी। तो इसलिए आप अपने ऑडियो विजुअल के बारे में ये ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तड़क भड़क की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ANI नहीं हैं, हम लोग कोई इस तरह का वो नहीं है कि हमारे पास परफेक्ट इक्विपमेंट्स ही होंगे। हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर लेंगे और आपकी ऑडियंस भी जानती है और वो इसके लिए उसको लेकर के सिंपैथेटिक होती है। कई बार वो ये मानती है कि देखो इतने कम में भी इतने क्वालिटी का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम एक नया दर्शक वर्ग खड़ा कर रहे हैं। वो दर्शक वर्ग हमारी परिस्थितियों को समझता है और वो जानता है कि किसी ने नौकरी छोड़ी है, किसी को नौकरी से निकाला गया है, किसी को नौकरी मिली ही नहीं है और इसके पीछे जाति भी हो सकती है, धर्म भी हो सकता है, या आपका कोई और परिवेश हो सकता है, या आपको पता ही है सिलेक्शन कमेटी नॉट फाउंड सुटेबल का घनघोर चलन चल रहा है, तो उसमें वो भी हो सकता है। तो आपकी ऑडियंस आपका साथ देने के लिए तैयार है, आपका काम अच्छा होना चाहिए, तो उतना ही काफ़ी होता है। लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट, दिस इज़ द फ्यूचर, थिंक अबाउट इट केयरफुली एंड डू इट। और बहुत टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी बात सफाई से कीजिए, अपना जहन, आपने जो फॉर्मुलेशन सोचे हैं जिस बारे में बात करनी है वो करके, क्योंकि आपका जो एक्सपर्ट है बोलना उसको है, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट ज़्यादा नहीं होता है, आप उसको उसकी रवानगी में बोलने दीजिए बस, तो आपका काम बन जाएगा। आई टेक दीज थिंग्स ओनली इन कंसिडरेशन। मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, कोशिश यही करती हूँ, और मुझे डांट भी बहुत पड़ती है अगर मैं ज़्यादा बोल भी देती हूँ तो बेटा मेरा कहता है इतना क्यों बोल रही हैं आप, आप वक्ता के तौर पे नहीं बैठी हैं, यू जस्ट लेट अदर्स स्पीक। तो मुझे बड़ी डांट पड़ जाती है, क्योंकि अभी तक मुझे बोलने की आदत थी कि मुझे जल्दी जल्दी पंच लाइन्स देनी है, तो उससे निकल के अब शांत रहना है और बोलने देना है, हम इस पर आए हैं। आई थिंक अभी मुझे इतना ही कहना है, एंड अगर वो उमेर आते हैं तो वो आगे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, क्योंकि पॉडकास्ट अब पॉपुलर होता हुआ फॉर्मेट है। अगले 2, 4, 10 साल हम लोग जितने सफल पॉडकास्ट देखेंगे, इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि सुमित सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा जी। और पॉडकास्ट में आपके शो में जब मैं आया था और उसी से आपसे मुझे हौसला मिला, तो हमने भी पॉडकास्ट शो की शुरुआत की आपसे डिस्कशन के बाद में, और हमने पॉडकास्ट में कास्ट की स्पेलिंग जो है वो चेंज कर दी है, तो वी हैव POD/cast CASTE। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कास्ट ऑन पॉडकास्ट। तो हमने उसी पे कोशिश की। तो मुझे लगता है कि अपने मसले हमेशा आपके एजेंडे में रहने चाहिए और अपने ही स्टाइल में जो भी पॉपुलर ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे अभी शॉर्ट वीडियोस पे काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं, तो हम शॉर्ट वीडियोस पे काम कर रहे हैं। हो सकता है 2 साल बाद कोई नया ट्रेंड आ जाए, 1 साल बाद कोई नया ट्रेंड सामने आ जाए, तो हमें उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि अगर समय के साथ हम लोग नहीं चलते हैं तो हम पिछड़ जाते हैं। नोकिया कंपनी आप सबको याद होगी, बहुत ही सस्ता सा उदाहरण है, सब जानते हैं उसके बारे में कि वो कंपनी बंद हो गई। और इस तरह की बहुत सारी कंपनियां थी जिन्होंने समय के साथ अपने आप को बदलाव नहीं किया। कभी वो उस ज़माने की किंग हुआ करती थी, वो क्वीन हुआ करते थे अपने एरिया की, बट अब वो बंद हो चुकी हैं। तो हम जब डिजिटल कंटेंट के दौर में आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटली लोग जो हैं वो पढ़ने या सुनने से ज़्यादा स्कैन करते हैं। दे जस्ट स्कैन यू। अगर आपकी उनकी स्कैनिंग में आप अगर इंटरेस्टिंग नहीं हुए, अगर आपके कंटेंट में दम नहीं हुआ, आपका थंबनेल अच्छा नहीं हुआ, या आपका इंट्रोडक्शन जो आप इंट्रो दे रहे हैं, जो पहले बनाते हैं 1 मिनट 2 मिनट का ट्रेलर, उसमें अगर आपने बहुत इंप्रेसिव बात नहीं की, तो मुमकिन है कि लोग आगे बढ़ सकते हैं और वो उसको ना देखें। ये इस बात की गुंजाइश होती है उस चीज़ में। तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। थंबनेल्स पे हमारे पास एक स्पेशल क्लास है, हितेश हमारे साथी हैं, वो आपको क्रिएटिव थंबनेल्स और एनिमेशन बनाने के लिए कल वो उस पर क्लास करेंगे। तो आपको कल उसके बारे में जानकारी मिलेगी कि टेक्निकली आप कैसे क्रिएटिव थंबनेल बना सकते हैं। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़पीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।